good evening, my dear aspirants. I hope you all are doing well, and I welcome you all in today's session for polity revision. Okay, so as we all know that the UPSC prelims 2026 is about to approach. Okay, तो इस सिनेरियो में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सभी लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहें. तो टुडे इन दिस सेशन आई होप आप सभी लोगों को जैसे कि टाइम टेबल मिल चुका था. ओके, सो यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट टुडे वी विल बी डूइंग दी पीवाईक्यूज ऑन पॉलिटी. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सभी लोग पॉलिटी रिवाइज करके आए. प्रीलिम्स में अगर हम पॉलिटी के वेटेज की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली वी कैन फाइंड 15 to 20 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन. ओके, 15 से 20 क्वेश्चंस हमको पॉलिटी के देखने को मिलते हैं. उसमें से आपके इंपॉर्टेंट एरियाज कौन कौन से होंगे? उसमें से आपके इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, अमेंडमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर्स, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमिटीज, द कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये सभी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं. What should be the method of study? You should revise your standard books, your NCRTs multiple times, keep practicing previous year questions and simultaneously आप mock test भी दीजिए. So ये सब करने से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं. Okay, now without any delay, let's start today's session. Where we will be solving the MCQ. तो इसमें देखिए आज क्या होगा कि देयर विल बी एमसीक्यूज कमिंग अप ऑन योर स्क्रीन. ओके, वन बाय वन मैं आपको एक एक एमसीक्यू दिखाऊंगी. आपको एक पेन और पेपर लेकर बैठना है, ठीक है, और आपको अपना आंसर लिखते जाना है, जिस भी क्वेश्चन का जो भी आंसर आपको लगता है, ठीक है. और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि उसका राइट आंसर क्या होगा. यू विल बी गिवन 20 सेकेंड्स फॉर एन आंसर. एक आंसर को, एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपके पास 20 सेकेंड्स है बस. ओके, तो ये टाइम फ्रेम आपको अपने माइंड में रखना है. एंड हेयर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, अननेसेसरीली इस पे मत चलाओ. ओके, डू नॉट यूज एनीथिंग ओवर हियर. आप बस अपना आंसर कीजिए, इस पे एनोटेट मत कीजिए अननेसेसरीली. ठीक है, तो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक ऑफ प्रियम्बल. तो क्या लग रहा है आपको, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? ओके, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली. इसमें पूछ रहा है कि ये जो दिए गए हैं ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रियम्बल हैं और इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है. तो क्या लग रहा है आपको, क्या आंसर होगा? आप अपना आंसर चैट सेक्शन में भी दे सकते हैं. व्हाट डू यू थिंक, क्या आंसर लग रहा है आप लोगों को? वेरी गुड. तो काफी लोगों ने इसमें बी आंसर दिया है. तो दैट शोज कि हाँ आपने प्रियम्बल का टॉपिक काफी अच्छे से पढ़ा है. सो यस, प्रियम्बल में लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप है. ओके, इकोनॉमिक लिबर्टी वहां पर नहीं दिया गया है. सो द राइट आंसर ओवर हेयर विल बी बी. ठीक है, बी आपका आंसर है. चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा परफॉर्म किया आप लोगों ने. चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं. When a bill is referred to a joint sitting of both the houses of the parliament, it has to be passed by. Okay, क्या बोल रहा है कि अगर किसी बिल को पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों साथ में मिलकर, है ना, तब बिल को कितनी मेजोरिटी चाहिए कि वो पास हो जाए. ओके, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक ऑफ पार्लियामेंट. यू हैव गॉट 20 सेकेंड्स और सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे. अब से जब भी आप आंसर दें आप बताइए कि आप बी किसके कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन का बी लिखा है आपने या सेकंड क्वेश्चन का बी लिख रहे हैं? ओके, तो जब आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं 2, उसका नंबर आप डिनोट कीजिए वहां पर. ठीक है,
नहीं, यहाँ पे ना तो आंसर बी है ना ही आंसर सी है। द आंसर इज कि सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। ओके, जब भी आपकी ज्वाइंट सिटिंग है तो तब इट हैज टू बी पास्ड बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, so I hope this is clear. Let's move on to question number 3, which is about the ideal of welfare state in the Indian Constitution. तो वेलफेयर स्टेट का आइडियल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर एनश्राइंड है? प्रियम्बल में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, फंडामेंटल राइट्स में, या फिर सेवेंथ शेड्यूल में? आई थिंक जैसे ही इजी क्वेश्चन आते हैं सब लोग तुरंत आंसर करने लगते हैं। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत ही अच्छा प्रिपेयर करके आए हैं आप लोग। सो यस, वेलफेयर स्टेट का आइडियल इज मेंशन्ड अंडर डीपीएसपी। आप सब लोग ये बताएंगे कि डीपीएसपी कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? 36 to 51। वेरी नाइस विक्रम जी। चलो नेक्स्ट, अब ये बताओ कि डीपीएसपी कौन से पार्ट में दिए हुए हैं? पार्ट 1, 2, 3, 4 कौन से पार्ट में डीपीएसपी दिए हुए हैं? यस, एब्सोल्युटली राइट, पार्ट 4। चलो, तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल में दिए हुए हैं? यस, प्राची, एब्सोल्युटली राइट, 12 to 35, पार्ट 3। बहुत बढ़िया। ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द प्रोविजंस इन फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाए गए हैं? फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल का क्या पर्पस है? तो जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे। यू हैव गॉट 20 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर डालना है। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज नॉट क्वेश्चन नंबर 5। यस, एब्सोल्युटली राइट। फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल इसलिए बनाया गया है ताकि ट्राइबल्स, जो ट्राइब्स हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। ओके, अब मुझे ये बताओ कि सिक्स्थ शेड्यूल में कौन से स्टेट आते हैं? कौन से स्टेट्स आते हैं सिक्स्थ शेड्यूल में? सिक्स्थ शेड्यूल में कौन से स्टेट्स आते हैं? आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ओके, यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस फैक्ट कि फिफ्थ शेड्यूल में कौन से स्टेट्स होते हैं और सिक्स्थ शेड्यूल में कौन से स्टेट्स होते हैं। यस, राजवीर ने इसको एब्सोल्युटली करेक्टली इसको आंसर किया है। आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। खुशमिन, आप म्यांमार लिख रहे हैं। म्यांमार, आई डोंट थिंक इट कम्स इन इंडिया, है ना? म्यांमार तो खुद ही सेपरेटली एक स्टेट है, और ये इंडिया की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है आंसर देने के पहले। चले, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, विच इज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक ऑफ पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज कंट्रोल ओवर द फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब क्या बोल रहे हैं? पार्लियामेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर कंट्रोल कैसे एक्सरसाइज करती है? एडजर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन आवर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आपको ऑप्शंस दिए गए। सो यस, यू हैव गॉट 20 सेकेंड। जल्दी से इसको आंसर करेंगे सब लोग। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। तो देखिए, एडजर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन आवर और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, इन सभी के थ्रू ही पार्लियामेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं। सो यस, द राइट आंसर ओवर हियर इज डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच इज अबाउट की राइट टू प्रॉपर्टी की क्या पोजीशन है इंडिया में? लीगल राइट है? ओके, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन या सिटीजन? फंडामेंटल राइट है या ना फंडामेंटल राइट है ना लीगल राइट है? व्हाट डू यू थिंक इज द आंसर? नहीं, most of you are incorrect over here. Okay, the answer will be B. It is legal right available to any person, not just citizens. ठीक है, चलो मुझे ये बताओ कि राइट टू प्रॉपर्टी को पहले, वी ऑल नो इट वाज फंडामेंटल राइट, अंडर विच आर्टिकल? पहले जब ये फंडामेंटल राइट था तब कौन से आर्टिकल के अंडर था?
19 का कौन सा आर्टिकल? 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ एंड 31, है ना? ओके, तो राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट कौन से अमेंडमेंट के थ्रू बनाया गया? कौन सा अमेंडमेंट हुआ जिसके थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से लीगल राइट बन गया? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ओके, ध्यान में रखनी है ये सब बातें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, विच इज रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज पर क्वेश्चन आया है, तो पहले थोड़ा क्वेश्चन के अलावा डिस्कशन करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर विच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में है फंडामेंटल ड्यूटीज? ओके, यस, एब्सोल्युटली राइट, 51A। ये कौन है 12 से 35? दैट इज फंडामेंटल राइट डियर, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है वो, है ना? ठीक है, कौन से पार्ट में है फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे? अंडर विच पार्ट? 4A, नॉट जस्ट 4। ओके, 4A। अच्छा मुझे ये बताओ कि एक फंडामेंटल ड्यूटी हमने बाद में ऐड की, ओके, इट वाज नॉट देयर इनिशियली। वो कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी थी और कौन से अमेंडमेंट से वो आई? कौन से अमेंडमेंट से आई? 86th, एजुकेशन, है ना? ओके, ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग इज यू शुड रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। दैट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन? ठीक है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं कि क्या लेजिस्लेटिव प्रोसेस दी गई है टू एनफोर्स दीज ड्यूटीज, और क्या लीगल ड्यूटीज कोरिलेटिव है। ओके, क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज लीगल ड्यूटीज के साथ रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। ओके, ये ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। ओके, लेट्स सी आप लोगों ने क्या आंसर दिया है। अनफॉर्चुनेटली आप लोग गलत आंसर दे रहे हैं। देखिए, लीगल ड्यूटीज के साथ को रिलेट करती हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट, सो द करेक्ट आंसर ओवर हेयर विल बी बी। ओके, लेट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8 विच इज रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री कमिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सभी लोग पढ़ेंगे और इसके बाद बताएंगे कि ये कौन सी पार्लियामेंट्री कमिटी के बारे में है क्वेश्चन। यू हैव गॉट 20 seconds टू आंसर द क्वेश्चन। जश्नदीप, आप बी आंसर दे रहे हैं, वो किसका दे रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का दे रहे हैं या 8 का दे रहे हैं? आई एम अगेन एंड अगेन रिआइटरेटिंग कि आप ऑप्शन लिखते वक्त क्वेश्चन नंबर लिखिए। ओके, 7th का बी, वेरी नाइस। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 8? पार्लियामेंट्री कमिटीज। ठीक है, कमिटीज के बारे में पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ने वाले हैं तो भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान देना है। ओके, और दो तीन कमिटीज हैं जिन पे आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, ओके, पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी, इन कमिटीज के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। यस, एब्सोल्युटली राइट, दिस इज कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। किसी ने एक डाउट पूछा है कि कैसे फंडामेंटल ड्यूटीज लीगल ड्यूटीज के साथ को रिलेट करते हैं। तो देखिए, अगर आपकी कोई लीगल ड्यूटी है फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की बात फंडामेंटल ड्यूटी में भी हुई है। दैट इज वाई। ओके, जैसे कि अगर हम देखें कि एजुकेशन से रिलेटेड, एंड देन वी हैव द राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट इज अ लीगल ड्यूटी, ओके, बट फंडामेंटल ड्यूटीज में भी एजुकेशन की बात की गई है। सो दिस इज हाउ फंडामेंटल ड्यूटीज आर रिलेटेड टू लीगल ड्यूटीज, अगर उससे कोई लॉ बन जाए, वहां के आइडिया से डिराइव होकर। आई होप दिस इज क्लियर। Okay, let's move on to next question, which is question number 9, and it is about the basic structure doctrine. तो अभी रिसेंटली भी हमने डिस्कस किया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। कौन से केस से आई हुई है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन? मैम केशवानंद भारती केस। वेरी नाइस, यस, केशवानंद भारती केस। ओके, ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन सभी लोग बताएंगे कि विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है बेसिक स्ट्रक्चर को? नो मैम, ठीक है, डज तो नॉट फर्स्ट डिफाइन। स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। ओके,
Now coming to the second statement, Constitution of India provides for judicial review. What do you think about this statement? सही है या गलत है? It is also wrong, ma'am. No, it's right. Article 13, Article 32, Article 226 सब जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहे हैं. ओके, ठीक है, याद आया कुछ? Article 13, 32, 226. Yes, Samriti has written about it as well. ठीक है, ये सब जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं. So yes, the Constitution of India provides for judicial review. The correct answer will be B. चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, which is related to the parts of the Indian Constitution. तो इसीलिए मैं बार बार आपसे पूछ रही हूँ, फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में, ड्यूटीज कौन से पार्ट में, डीपीएसपी कौन से पार्ट में. चले अब ये क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करेंगे इन 20 सेकेंड. क्वेश्चन 10 का आंसर देना है, अब 9th का नहीं. क्या हुआ, किसी को आ नहीं रहा है क्या 10th? I think, ma'am, 1 and 2 is the right answer. A option. देने दो, और लोगों को देने दो. ठीक है, जशन इज सेइंग सी, राजवीर इज सेइंग डी. ओके, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट. ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज की पावर अंडर पार्ट 9 है. ओके, इमरजेंसी प्रोविजंस आर गिवन अंडर पार्ट 18. ओके, not under part 17. Amendment provision is under part 20. So yes, option 1 and 3 are right. Okay, चलो ठीक है, क्लियर है सबको? जिसको भी पार्ट्स याद नहीं है, याद करने हैं. Let us move on to question number 11. It is asking which one of the following in Indian polity is an essential feature that indicates that it is federal in character. ठीक है, बोल रहा है कि इनमें से इंडियन पॉलिटी का ऐसा कौन सा फीचर है जो ये दिखाता है कि हाँ, इंडिया इज फेडरल इन नेचर. ओके, यू हैव गॉट 20 सेकेंड. ठीक है, चलो लेट्स फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 11. ओके, यहाँ पर आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स दैट इट फेडरल इन कैरेक्टर. ठीक है, तो आपके पास 20 सेकेंड्स है एंड यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन. Yes, absolutely right. ठीक है, यहाँ पर आंसर विल बी ए, विच इज लाइक कि इनमें से जो ऑप्शन है जो कि हमें दिखा रहा है कि हाँ, इंडियन पॉलिटी फेडरल इन कैरेक्टर है, इट इज ऑप्शन ए, दैट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफ गार्डेड. अगर यूनियन लेजिस्लेचर में कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट से रिप्रेजेंटेटिव है, दैट डज नॉट शो कि हाँ, इंडियन पॉलिटी फेडरल है. यूनियन कैबिनेट में अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से रीजनल पार्टीज से, तो भी नहीं दिख रहा है कि फेडरलिज्म, यहाँ पे फेडरलिज्म फेडरल कैरेक्टर नहीं दिख रहा है. फंडामेंटल राइट्स अगर एनफोर्सेबल है बाय कोर्ट्स ऑफ लॉ, दैट आल्सो डज नॉट शो कि इंडियन पॉलिटी फेडरल इन कैरेक्टर है. ओके, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, then bicameral legislature, etc. These are some of the features of federalism. Let's move on to next question, which is about anti-defection law. Okay, with respect to anti-defection law, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि anti-defection law कौन से शेड्यूल में दिया हुआ है? In which schedule we have the anti-defection law? Absolutely right, 10th शेड्यूल है ना. और कौन से अमेंडमेंट से एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस हुआ? कौन से अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस हुआ है एंटी डिफेक्शन लॉ?
50 सेकेंड, एब्सोल्युटली राइट समृति, है ना, 50 सेकेंड से आया है। चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग इन 20 सेकेंड। यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नो इट्स नॉट डी। ओके, द आंसर इज बी। जिसने भी बी आंसर किया है, समृति हैज आंसर्ड बी, अनमोल बी आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, law specifies that a nominated legislator cannot join any political party within 6 months। ऑपोजिट है, विदिन 6 मंथ्स ज्वाइन कर सकते हो, अगर 6 मंथ्स के बाद ज्वाइन करते हो तो फिर लॉ के अंडर अलाउड नहीं है। ओके, तब फिर वो डिफेक्शन में आएगा। देन यस, लॉ कोई भी टाइम फ्रेम नहीं प्रोवाइड करता है विद इन विच प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करे। सो यस, वी हैव द करेक्ट ऑप्शन एज बी, दैट इज 2 ओनली। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13 विच इज कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ये चूज द वन दैट ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का प्रिंसिपल शोकेस करता है। ठीक है, तो आपके पास 20 सेकेंड्स है, सभी लोग इसको आंसर करेंगे। इस तरह के ऑप्शंस में आपको वो ऑप्शन चूज करना चाहिए जो कि सबसे बेस्ट तरीके से उस कॉन्सेप्ट को समझा रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर डालना है। यस, एब्सोल्युटली राइट, है ना। इन स्टेटमेंट्स में जो भी बेस्ट तरीके से ये दिखा रहा है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, इट इज ऑप्शन नंबर सी विच इज अ मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल। सो यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 में। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 14 विच इज कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ पर्पज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यस, सभी लोग इसको आंसर करेंगे विद इन 20 सेकेंड। विद इन 20 सेकेंड सभी को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही अच्छे से आंसर कर रहे हो आप लोग। ओके, चीफ पर्पस ये नहीं हो सकता है कि क्या ऑब्जेक्टिव था। चीफ पर्पस क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसर्स नहीं हो सकता है। ओके, चीफ पर्पस इज कि वो बताता है कि गवर्नमेंट की लिमिट्स क्या है। ओके, गवर्नमेंट का काम क्या है। तो यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो कि आप में से काफी लोगों ने वही आंसर किया है। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15 विच इज कि इनमें से कौन सा बेस्ट स्टेट को डिफाइन करता है। ठीक है, तो आपके पास 20 सेकेंड है, जल्दी से इसको आंसर कीजिए। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा कि ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ओके, हम्म, ठीक है। तो स्टेट के बारे में देखिए, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देयर आर 4 कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्टेट: सोवरेनिटी, टेरिटरी, पॉपुलेशन एंड गवर्नमेंट। ओके, तो इनमें से जो सबसे एप्ट आपको दिख रहा है वो ऑप्शन आपको चूज करना है। ओके, अगर आप जैसे ऑप्शन बी को देखेंगे, टेरिटरी है, possessing एन अथॉरिटी है, बट स्टेट इज नॉट अबाउट मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्टिंग, जो स्टेट की एज पर द डेफिनेशन है ना, सोवरेन, टेरिटरी, पॉपुलेशन एंड गवर्नमेंट। नंबर ऑफ पर्सन, वेरी लॉन्ग टाइम, ये नहीं होता है स्टेट। सोसाइटी, परमानेंटली लिविंग, सेंट्रल अथॉरिटी, ये भी स्टेट नहीं होता है। ओके, तो आप एलिमिनेशन से भी आ सकते हैं। देन आपको ऑप्शन ए और बी में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। अब यहाँ पर आप देखें, कम्युनिटी ऑफ पर्सन, पॉपुलेशन, डेफिनेट टेरिटरी,
इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल मतलब सोवरेनिटी, ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट, है ना। तो इसमें चारों चीजें, पॉपुलेशन, कम्युनिटी ऑफ पर्सन, टेरिटरी, देन इंडिपेंडेंट, सोवरेनिटी एंड गवर्नमेंट। तो सोवरेनिटी, डेफिनेट टेरिटरी, पॉपुलेशन एंड गवर्नमेंट, ये चार कंपोनेंट से स्टेट बनता है और ये चारों कंपोनेंट हमको एप्टली ऑप्शन ए में दिख रहे हैं। सो द राइट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर मूव करते हैं, विच इज अबाउट आर्टिकल 142। तो यस, टेल मी इन 20 seconds व्हाट इज द राइट आंसर। देखो, अगर आप उसको भी सही से पढ़ोगे क्वेश्चन को, तो भी आपको आंसर तक पहुंचना, अगर आपको आर्टिकल 142 नहीं पता है तो भी आंसर तक पहुंचना इजी हो जाएगा। क्या बोल रहा है, प्रोहिबिशन और लिमिटेशन और प्रोविजंस कंटेन्ड इन ऑर्डिनरी लॉज कैन नॉट एक्ट एज प्रोहिबिशंस और लिमिटेशंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स अंडर आर्टिकल 142। ओके, तो यहाँ पर दिस इज रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच इज नॉट कंस्ट्रेन्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स बाय लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। सो द राइट आंसर इज बी, और आप में से काफी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। यस, कंप्लीट जस्टिस एक्सेट्रा, वेरी नाइस। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17 विच इज अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है। आपको नंबर ऑफ स्टेटमेंट चूज करने की कितने सही है, 2 सही है, 3 सही है, 1 सही है, बट आई वुड गो इन डिटेल एंड आई वुड ऑल्सो आस्क कि इनमें से कौन सा सही है और क्यों सही है। चलिए स्टेटमेंट वाइज चलते हैं इसमें। एनीवन हु कैन टेल कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है या गलत है, और करेक्ट इनकरेक्ट जो भी है वो क्यों है। फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में कौन बताएगा। मैम फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं होते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। एंड मैम ठीक है। एक ये भी कारण है कि प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करते हैं डायरेक्टली हम्म खुद, सो हम्म इट क्रिएट्स बायसनेस इन द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। वेरी गुड, ठीक है। व्हाट अबाउट सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में कौन बताएगा। तो देखो, जो हम ये वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए निकालते हैं। मैम इसमें ईच एमएलए की बात करी है यहाँ पे, तो ये एब्सोल्यूट बना दिया हम्म कि मतलब हर जगह ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोट्स की वैल्यू नहीं इंक्रीज होगी। नहीं, ऐसे नहीं। देखो इसमें देखो, अगर आप वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए निकालोगे तो उसमें क्या होता है, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड सीट्स इन 2000। तो मतलब वैल्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सीट के। सीट बढ़ेगी तो वैल्यू घटेगी, और सीट डिक्रीज होगी तो वैल्यू इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है। डायरेक्ट नहीं होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पॉपुलेशन बढ़ेगी, सॉरी, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए तभी बढ़ेगी जब कम सीट्स होंगी। ओके, ज्यादा सीट्स होंगी तो वैल्यू कम हो जाएगी। सो दैट इज वाई सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसके लिए आपको वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए के फॉर्मूला का यूज करना होगा। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला। ये स्टेटमेंट के बारे में कोई बताना चाहेगा, एनीवन हु हैज एनी नॉलेज कि ये सही होगा या गलत होगा। अगेन इसका आंसर उसी से आएगा, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए इज इक्वल टू पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सीट्स इन 2000। ठीक है, तो पॉपुलेशन क्योंकि मध्य प्रदेश की ज्यादा है इसीलिए वहां के वैल्यू, जो एमएलए की वैल्यू की वोट है वो ज्यादा होगी। सेम लॉजिक हमारा फोर्थ में भी लगेगा, जहां पे बोला गया है वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए। पुडुचेरी की अगेन पॉपुलेशन अरुणाचल प्रदेश से ज्यादा है, तो सेम लॉजिक फोर्थ स्टेटमेंट में हमारा यूज होगा। So that is why the answer will be B, that is only 2.
क्लियर है ये क्वेश्चन? सभी को क्लियर है? समझ आया कैसे निकाला हमने इसको? एक एमएलए की जो वैल्यू होगी वोट की वो इक्वल होगी पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सीट्स इनटू 1000। तो मतलब वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा वैल्यू। ठीक है, मध्य प्रदेश और पुडुचेरी दोनों की पॉपुलेशन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दी स्टेट जो क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18 विच इज रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट। तो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट के बारे में आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं एंड यू हैव टू टेल कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। यस, द राइट आंसर ओवर हेयर इज सी। ठीक है, सबसे पहले तो गवर्नर एक कस्टमरी एड्रेस कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर मेंबर्स को मेक करता है। सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। अगर स्टेट लेजिस्लेचर के पास कोई रूल नहीं है तो वो लोकसभा रूल फॉलो कर लेते हैं उस मैटर पे। काफी कॉमन सेंसिकल है। ओके, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 19 विच इज रिगार्डिंग शेड्यूल्ड एरियाज इन इंडिया। ठीक है, तो शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में अगेन तो देखो आज के ही सेशन में हमने दो क्वेश्चन डिस्कस कर लिया अबाउट शेड्यूल्ड एरिया। तो ये क्या दिखाता है कि हाँ, फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स्थ शेड्यूल आर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर पॉलिटी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, विद इन 20 सेकेंड्स आपको सॉल्व करना है इसको। ओके, तो सैमसंग आपको क्या लग रहा है इनमें से आपने बी आंसर किया है तो कौन से वो दो स्टेटमेंट्स हैं कौन से जो सही है? फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड? मैम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकेंड। थर्ड क्यों गलत है? किसको रिपोर्ट सबमिट की जाती है? प्रेसिडेंट को। ओके, दैट इज व्हाई द थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। नोटिफिकेशन ऑन द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट डिस्ट्रिक्ट एंड लोएस्ट क्लस्टर ऑफ विलेजेस इन द ब्लॉक। Okay, so the last question for today, which is again regarding the Constitution of India, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में? ठीक है, तो चलिए 20 सेकेंड में सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, काफी लोग इसका आंसर सी दे रहे हैं बट आई वुड लाइक टू नो कि फिर अगर ए जो है, ओके ए गलत क्यों है? इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कौन सी लिस्ट में आता है और कौन सा सब्जेक्ट है? मैम क्योंकि ये इंटर स्टेट की बात कर रहा है, हम्म रिलेशन बिटवीन स्टेट्स। तो हम्म अगर स्टेट लिस्ट में आएगा तो हर एक स्टेट अपने अपने लॉज बनाएगा, तो वेरी वो नाइस, एक तरह से डिस्प्यूटेड और बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट कॉर्पोरेशन टैक्स? वो कौन सी लिस्ट में आता है? union subject under the union list. ठीक है, so yes, the correct statement over here is C, which is interstate quarantine, union subject under the union list. ठीक है, so that was all about today's practice session where we discussed multiple questions on politics और आप लोगों की performance काफी अच्छी है। So if anyone is having any doubts or any questions, you can ask. Otherwise, that's all for today. मैम जो एक 19 वाले क्वेश्चन में था ना कि चीफ मिनिस्टर जो है यूनियन होम हम्म मिनिस्ट्री को सबमिट करेगा, फिर आपने बताया प्रेसिडेंट को करना चाहिए।
तो मैम वहाँ चीफ मिनिस्टर की जगह गवर्नर होगा या सीएम ही करेंगे? हाँ, यस मैम, गवर्नर भी होगा और साथ में प्रेसिडेंट को सबमिट की जाती है। हाँ ये चीज है। यस, एब्सोल्युटली गुड। ओके, बिल्कुल ट्राई करेंगे कि इसको डेली कंडक्ट किया जाए। एंड और मैम क्या एक डाउट चीज ये, है? यस हाँ एक चीज ये पूछनी थी, आज से स्टार्ट हुआ है ये यस, आज से स्टार्ट हुआ है। टिल प्रीलिम्स? यस, टिल प्रीलिम्स हम स्टैटिक सब्जेक्ट रिवाइज करेंगे, उसके बाद भी फॉर्मेट सेम रहेगा। सैटरडे को आंसर राइटिंग एंड संडे को एमसीक्यू प्रैक्टिस, बट आई थिंक फिर मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस थोड़ा करंट अफेयर्स पे शिफ्ट कर दूंगी। वीकली और मंथली करंट अफेयर्स एमसीक्यू प्रैक्टिस। मैम ये बिगनर ज्वाइन कर सकते हैं? कोई भी ज्वाइन कर सकता है, थोड़ा ओके पॉलिटी मैम। कंप्लीट होना चाहिए बट आपका, आई थिंक वो बेटर रहेगा। ओके मैम। मैम एनसीईआरटी कंप्लीट है मैम। एनसीईआरटी कंप्लीट है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके मैम। एंड मैम जैसे सीसेट का क्या मतलब आपके अकॉर्डिंग विचार है सीसेट के ऊपर? मतलब जैसे कि जैसे आप सिर्फ जीएस करंट अफेयर्स ये वाला पोर्शन ही लेकर चलेंगे या कभी कभी ओके वीकली ओके, सीसेट हो गया या ऐसा कुछ? लास्ट में अभी तो आई डिड नॉट थिंक अबाउट इट, बट यस हाँ, लास्ट में हम सीसेट की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अप्रैल एक्सेट्रा में। ठीक है। और कोई डाउट है? एनी अदर क्वेश्चन? Okay then, it was great interacting with all of you. Keep learning, keep studying, and good luck. मैम हाँ थैंक बोलो। यू, थैंक यू मैम। वेलकम। मैम सिर्फ पॉलिटी का क्लास होगा और भी क्लासेस होगी? सारे होंगे, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, यूपीएससी विद नित्या पांडे। वहां पर पूरा शेड्यूल डला हुआ है। ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम।